So hello everyone, we are once again back at Microorganism Friends and Foe last lecture for class 8. So the last thing that we did was food poisoning and need for preservation. So today we'll be looking at methods that can help us in food preservation, right? So the first one is chemical method. तो chemical method में हम क्या करते हैं, कुछ salts और edible oils होते हैं जिनको हम use करते हैं as common chemicals for preservation and so they are known as preservatives. तो ये भी कह सकते हैं some the common chemicals which are used for preservation are known as preservatives. Understood? So कौन कौन से chemicals हैं ऐसे? अगर हम chemicals की बात करें so we have sodium benzoate and sodium metabisulfite as common preservatives which are used in jams, squashes to check their spoilage. इनको check करते हैं हम इसके थ्रू. ठीक है, तो केमिकल मेथड में हम केमिकल्स को यूज करते हैं. सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स हैं जो केमिकल्स का काम करते हैं जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स बुलाते हैं. उन केमिकल्स का क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. ठीक है, इन दोनों को जैम्स में और स्क्वैशेस जो बनती हैं उसमें यूज किया जाता है ताकि वो स्पॉइल ना हो. तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है स्पॉइलिंग चेक करने का, दैट इज यूजिंग कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl. ये क्या है? इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश. तो कॉमन सॉल्ट को हम क्या प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं? मीट और फिश, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता. सो व्हाट वी डू इज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व मीट एंड फिश वी स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ओवर देम, क्योंकि ताकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा. व्हाई? क्योंकि कॉमन सॉल्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सो देन नेक्स्ट इज सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एटसेट्रा. तो इसमें भी हम डालते हैं सॉल्ट को ताकि ये प्रिजर्व रहे लंबे टाइम तक. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव शुगर. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिजर्वेशन बाय शुगर. अब शुगर का क्या रोल रहता है? शुगर के बारे में बात करते हैं. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो ये भी शुगर भी मॉइस्चर का कंटेंट रिड्यूस कर देता है. तो जैम्स में, जेलीज में, स्क्वैशेस को भी हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं. तो हमने देखा सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी डालते हैं साइड बाय साइड, शुगर भी डाला जाता है ताकि हम जैम्स और जेलीज और स्क्वैशेस को प्रिजर्व कर सकें. ठीक है जी. सो मूविंग ऑन फर्दर, नाउ विल बी लुकिंग एट oil and vinegar. So moving on to the next one, we have oil and vinegar. What about oil and vinegar? सुनाओ, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम. देखो, ये हमें स्पॉइलेज से बचाता है. किसकी? पिकल्स की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, फिश की एंड मीट की. बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट. जहां पर ऑयल एंड विनेगर ऐड कर देंगे वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता. तो जहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता बेटा, वहां पर हम लोग इनको प्रिजर्व कर लेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, सो फॉर पिकल्स, vegetables, fruits, fish and meat, we can use oil and vinegar because it will not allow bacteria to grow. Understood? Moving on further, now we have heat and cold treatment. Heat and cold treatment का क्या मतलब है? नेक्स्ट की तरफ अगर नजर मारें तो हमारा ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है? देखो, बॉइलिंग जो है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है. इसलिए हम मिल्क को बॉईल करते हैं. और हम खाने को भी रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता. ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन क्या है? इस प्रोसेस में हम मिल्क को हीट करते हैं पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड सडनली उसको चिल करके स्टोर कर दिया जाता है. ये मेथड क्या करता है? माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. और जितना भी मिल्क है जो हमारा पैकेट्स में आता है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम भी कर लेते हैं, इट इज पेस्चराइज्ड, सो नो नीड टू वरी. all the milk that you receive in package, that is from companies like Amul, Mother Dairy, Nova and other, so all that milk that you consume in packets is actually pasteurized milk and can be taken directly without even boiling. So it has gone through heat and cold treatment in order for it to do not promote the growth of bacteria inside it. So the milk has been pasteurized.
So I'm telling you once again, what is pasteurization? In this process, the milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and is suddenly chilled and stored. This method prevents the growth of microbes, so the milk in packets can be consumed directly as it is pasteurized. ये method किसने discover किया था? This method was discovered by Louis Pasteur. So last one is storage and packing. Dry fruits, including vegetables, are sold in airtight packets to prevent the attack of microbes. So air नहीं होगी तो वो survive नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको airtight packets में store करके हम पैक करके और आगे यूज करते हैं इसको. They are being sold in the market this way. Understood? So let us revise once again what we did here. That was food preservation. So first one was chemical method. Chemical method में हम salt और edible oil को use करते हैं. ये common chemicals की तरह use किए जाते हैं preservation के लिए, इसलिए हम लोग इन्हें preservatives भी बुलाए जाते हैं. वो कौन से common salts हैं जो use किए जाते हैं? Sodium benzoate and sodium metabisulfite are used as common preservatives, and they are used in jams as well as squashes to check their spoilage. Moving on to the next one, we have common salt, which is NaCl. Common salt is NaCl. So this is our common salt. So common salt, it is used to preserve meat and fish as it checks the growth of bacteria. So what all can be preserved using common salt? We can preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Then the next one we have is sugar. So moving on to the sugar one. So sugar does what? Sugar actually reduces the moisture content, which inhibits the growth of bacteria. तो हमारे जितने भी jams, jellies और squashes हैं, हम उनमें sugar भी डालते हैं apart from salts, so that it is again preserved. So the next one is oil and vinegar. To prevent the spoilage of pickles, vegetable, fruits, fish and meat, we add oil and vinegar because in such an environment, bacteria cannot grow, or microorganisms, they cannot grow and survive. So that is why oil and vinegar is added to check the growth of bacteria, and pickles, vegetables, fruits, fish and meat can be easily preserved. So next is heat and cold treatment. I've already explained, I'm going to explain it again. So boiling does what? Actually boiling kills many harmful microorganisms, and therefore whenever we buy milk, so what do is we bring it home and we boil it. And it is also recommended by doctors that whenever you are not sure of the water you are consuming, what you have to do is you just boil the water and then you consume it. So इससे क्या होता है? Lot of microorganisms that die at boiling temperatures. ठीक है जी, या high temperatures पे वो they die. और उसके बाद हम लोग खाने को रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं. क्यों रखते हैं? Because low temperatures they help to check the growth of bacteria, so they do not allow bacteria to grow. So now comes pasteurization. What is pasteurization? Pasteurization is, in this process the milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. So this method prevents the growth of microbes, so the milk in packets can be consumed directly as it is pasteurized. This method was discovered by Louis Pasteur. That is why we can say that all the packets that you buy from Mother Dairy, from Amul, from Vita, so this can be easily consumed. So you can directly cut open the packet and you can consume it directly without even giving it a thought that you have to boil the milk first. So आप directly भी consume कर सकते हो. ठीक है जी. So moving on to next, we have storage and packing. आजकल हम देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को एयर टाइट पैकेट्स में स्टोर करके सेल किया जाता है. The reason being, जब air, when the packets will not have air, the microorganisms will not grow. So to prevent the attack, dry fruits, and not just dry fruits but vegetables also, are sealed in airtight packets and then sold. So this was all about our food preservation. Now moving on to the next one. So the next topic, or I can say the last topic in this chapter, is nitrogen fixation. हम nitrogen की बात करते हैं. We know that in our atmosphere we can find 78% of nitrogen. That is the composition of atmosphere. We have 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% are other gases. So nitrogen is very essential for plants as well as animals.
और प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते. कैसे? द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स and henceforth it cannot be utilized by animals also. So therefore what we do is it needs to be fixed. That is, this nitrogen has to be converted into nitrogenous compounds, and these nitrogenous compounds are easily absorbed by plants. Understood? So this is the role. So this nitrogen has to be fixed. What is the meaning of fixed here? Fixed का मतलब होता है that it has to be converted into absorbable nitrogenous compounds. तो हमारे दो तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए. वन इज लाइटनिंग, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग दैट वी सी. It converts nitrogen present in the atmosphere into nitrogenous compounds, and the next one is bacterium, which is known as rhizobium. Understood? तो अगर इतना सारा कन्वर्जन चलता रहता है, then why or how do we say that amount of nitrogen in atmosphere always remains constant? So the reason for that is it remains constant because of nitrogen cycle. What is nitrogen cycle? Let us understand it deeper. So take a look at this diagram and let us study what is nitrogen cycle. So talking about each point. Atmosphere has 78% nitrogen. Yes. Then nitrogen is found in proteins, nucleic acid, chlorophyll, and vitamins. So all of these, all four of these, they contain nitrogen. Then nitrogen cannot be taken directly, and so certain bacteria and blue-green algae, which is also known as cyanobacteria, present in the soil, fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. I've already told you कि इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए कुछ बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में. ठीक है जी. तो अब उससे क्या होता है देखो. वंस कन्वर्टेड, these compounds can be utilized by plants from soil through their roots. तो जैसे ही वो सॉइल के अंदर आ गए, तो उसके बाद जो रूट्स हैं प्लांट की, तो उसे एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे. अब ये जब ये प्लांट के अंदर पहुंच गए, तो प्लांट इसको यूटिलाइज करेगा किसके लिए? प्लांट विल यूटिलाइज इट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एज वेल एज अदर कंपाउंड्स. ठीक है जी. अब आगे चलते हैं. एनिमल्स who eat plants get these proteins. जितने भी animals हैं जो है plants को खाते हैं, उनको proteins मिल जाते हैं. Then moving on further, when plants and animals die, bacteria and fungi convert nitrogenous waste into nitrogen compounds to be used by plants again. तो जैसे ये plant और animals मरे, तो bacteria और fungi ये जो nitrogenous waste था उनकी dead bodies में, वो फिर से उसको nitrogen compounds में convert कर देते हैं. वो soil में mix होता है, plants उसको दोबारा से use कर लेते हैं. Side by side ये बैक्टीरिया कन्वर्ट भी कर देता है सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. इसकी वजह से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. दोबारा से देखो, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन किस किस में प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड में, क्लोरोफिल में और विटामिन में. देन nitrogen cannot be taken directly, and so certain bacteria and blue-green algae such as cyanobacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere और उसे convert कर देते हैं nitrogenous compounds में. एक बार convert होने के बाद ये compound plants utilize कर लेते हैं with the help of their roots. और फिर plants इनको कैसे utilize करते हैं? Synthesis of proteins. What they do is synthesis of proteins then and other compounds. अब जो एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं उनको भी ये प्रोटीन्स मिल जाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है,
और जब ये प्लांट और एनिमल्स मरते हैं तो बैक्टीरिया और फंगाई, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट बचा उन प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर, उसको फिर से कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कुछ सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाइल कुछ पार्ट बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। एंड हेंस वी कैन से दैट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑलवेज remains constant in atmosphere. Let us check the diagram first. So we are checking with the diagram. This is atmospheric nitrogen. So there are two ways to fix it. This is first one. This is again by this first one is known as through, which is through lightning. So this is the first one, I can say, through lightning. And then the next one is सेकेंड वन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ये जो फिक्स करते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइटनिंग से फिक्स होने के बाद इट इज डायरेक्टली टर्न्ड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी, फ्रॉम लाइटनिंग इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब यहाँ पे पहले बैक्टीरिया इसको फिक्स करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में करेगा और फिर ये किसके पास जाएगा, फिर ये सॉइल के पास जाएगा। लाइटनिंग इसको डायरेक्टली सॉइल के अंदर डाल देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होता है। अब ये सॉइल के अंदर आ गई है तो इसको प्लांट्स ले लेंगे डायरेक्टली यूटिलाइज करने के लिए। और या फिर क्या होगा, दूसरा स्टेप और क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देगा, टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और वो डायरेक्टली किस में रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज वन। देन यहाँ से प्लांट्स ने लिया, फिर एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया, फिर जब वो मर गए तो वहां से नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ ये वापस इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, फिर से वो बैक्टीरिया किस में चेंज करेगा, नाइट्रोजन गैस में, और फिर वो उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। इज दिस क्लियर? लेट अस लुक एट इट वंस अगेन। एक बार फिर से समझते हैं इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो वी हैव टू वेज। First one is I'm marking with yellow. Let us look at one only right now. पहले एक समझते हैं फिर दूसरा। लाइटनिंग ने इसको फिक्स किया, लाइटनिंग से किस में चेंज हो गया, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन से वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। दिस इज वन स्टेप। So now we'll be looking at another step. Another step is atmospheric nitrogen. बैक्टीरिया इसको फिक्स करता है, फिक्स किस में करता है, इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स पे। ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सॉइल के पास जाते हैं, ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सॉइल के पास जाते हैं, ठीक है। सॉइल से इसको प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एनिमल्स इन प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। फिर एनिमल्स का जो वेस्ट होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उनके एक्सक्रीटा से या उनकी डेथ से वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। ये हो गया। यहाँ से फिर बैक्टीरिया कुछ को इसमें कन्वर्ट करता है और कुछ को डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है ताकि वो बैलेंस्ड रहे। So this was the end of this chapter. I hope everyone has understood it correctly. And if you have any doubts, please do not forget to write to us so that we can clarify your doubts. And if in case there is a need, we can also make videos for your doubts. So this was the end of this chapter. Thank you so much for viewing it. Please write to us. Please share, subscribe our channel. We appreciate your every comment, every share, every like. Thank you so much.